अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे अली भाई की तरह। और आज एक वीडियो और उसका टाइटल उनको नजर आ जाती है शक्ल के कौन खुश है, वो पता चल भी रहा है एंजॉय कौन कर रहा है। गिले हुए पड़े हैं, यकीन माने। तो बहरहाल जी, वीडियो का टाइटल है यूरोप हीट वेव क्लाइमेट चेंज। आज ये रौनक की वीडियो है जी। अभी यूरोप के बारे में जानते हैं। हालांकि बेड़ा तो यहाँ पे भी गर्क हुआ पड़ा है, लेकिन यूरोप का हाल कुछ ज्यादा ही बुरा है। बहरहाल अभी वीडियो देखते हैं जी, रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। स्टार्ट। बवाल मचा है दोस्तों, यूरोप में बवाल मचा हुआ है। इतनी गर्मी है कि वहां की सड़कें उखड़ रही हैं। जर्मनी, डेनमार्क, चेक रिपब्लिक में वाटर स्प्रिंकलर्स मारे जा रहे हैं। हाल ये है कि वहां के मॉल्स और शॉपिंग सेंटर्स में कूलर और एसी के लिए मारामारी मची है। आमतौर पर ठंडे रहने वाले ये देश इस साल आई इस भीषण गर्मी को सह नहीं पा रहे हैं। उनके लिए ये किसी ऐसी आफत की तरह है जिसका कोई सोल्यूशन उनको नजर ही नहीं आ रहा। क्या ये बदली हुई यूरोप की कहानी है, या आने वाले उस कुदरत के सबसे बड़े हमले की वार्निंग सिग्नल जो हमें अभी भी सुधरने का मौका दे रहा है? आइए इस बारे में बात करते हैं। Germany has set a new heat record and the temperature could go higher as a so-called heat dome is baking Europe. Okay, it's a third day of record-breaking temperatures for June, with the mercury rising to 36.9 degrees Celsius in Suffolk on Friday. फ्रांस और स्पेन में 44 से 45 डिग्री, यूके में जून के इतिहास में पहली बार लगातार 3 दिन तक रेड अलर्ट और 36 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर। जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड में भी 38 से 41 डिग्री, और डेनमार्क और चेक रिपब्लिक में जब से रिकॉर्ड रखना शुरू किया गया है, यानी 1874 के बाद का सबसे गर्म दिन 36.6 डिग्री दर्ज किया गया। अब ये ज्यादातर वो देश हैं, या यूं कहें कि इनमें से ऑलमोस्ट सभी वो देश हैं जहां अमूमन टेम्परेचर ठंडा रहता है। इतने ठंडे देशों में आई ये गर्मी न सिर्फ उनको सरप्राइज कर रही है, बल्कि उनके बनाए इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा रही है। आमतौर पर ठंडे देशों में बने इंफ्रा एक्सट्रीम कोल्ड से झेलने के लिए बने होते हैं। इस बार इनकी गोरी चमड़ी सूरज के सामने रोस्ट हुई जा रही है, क्योंकि न तो उनको न उनके देश को इतनी गर्मी सहने की आदत है। यही रीजन है कि इन देशों के अंदर आए इस भारी भरकम टेम्परेचर ने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की हालत टाइट कर रखी है। यूरोप के इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह की गर्मी की आदत नहीं है, इसलिए वहां भारी नुकसान हो रहा है। हीट स्ट्रोक और गर्मी के कारण अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। फ्रांस और ब्रिटेन में गर्मी से बचने के लिए नदियों झीलों में तैरने उतरे कई लोग डूब गए। एसी के अचानक बड़े इस्तेमाल से फ्रांस और इटली में पावर ग्रिड ठप हो रहे हैं, जिससे हजारों घर अंधेरे में डूब गए हैं। भयंकर गर्मी के कारण लोहे की रेल पटरियों में थर्मल एक्सपांशन हो गया है और ओवरहेड बिजली के तार पिघल रहे हैं, जिससे कि ट्रेन नेटवर्क भी तकलीफ में है। फ्रांस के न्यूक्लियर पावर प्लांट जिन नदियों के ठंडे पानी से होते थे, उनका पानी, उन नदियों का पानी इतना गर्म हो चुका है कि बिजली प्रोडक्शन कम करना पड़ा है। अब सवाल यह है कि यूरोप इतनी भारी गर्मी की मार झेलेगा कैसे? गर्मी से बेहाल यूरोपीय लोग और वहां का एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ऐसे कदम उठा रहा है जो आम दिनों में अजीब लगते हैं। पेरिस में लोग एडमिनिस्ट्रेशन की सख्त मनाही और बैरिकेड्स को तोड़कर कैनाल सेंट मार्टिन, यानी उनके गंदे पानी की नहरों और हिस्टोरिक फव्वारों में कूद कूद कर दिन भर नहा रहे हैं। कई देशों में बच्चों की सेफ्टी के लिए स्कूल बंद कर दिए गए। सभी आउटडोर शादियां, कॉन्सर्ट्स, वो खेलों को पूरी तरह रद्द कर दिया गया। बेल्जियम और बाकी देशों में जंगलों में झुलस रहे छोटे पंछियों और जानवरों को बचाने के लिए स्पेशल वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां उन्हें बर्फ के टुकड़ों के बीच रखा जा रहा है। फ्रांस के नैंटिस शहर में स्कूलों की खिड़कियों पर ब्लैंक डी म्यूडन नाम का एक चॉक बेस्ड सफेद पाउडर पानी में मिलाकर पोता जा रहा है। यह अतरंगी देसी जुगाड़ सूरज की रोशनी और तपिश को वापस रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे बिना एसी के भी क्लासरूम का टेम्परेचर कम हो जाता है। मजे की बात यह है कि इस चीज को यूरोप वाले क्लेवर डिजाइन सोल्यूशन बोल रहे हैं। भाई हमारे इंडिया में यह काम कई गांवों में होता है, देहातों में होता है। माएं अपने घर में काम कर देती हैं। ये लोग शायद राजस्थान के उन शहरों में नहीं गए जहां पर शहरों की छत अभी भी ब्लू होती है, यानी इन नीले छतों और नीले घरों के चलते घर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, क्योंकि राजस्थान में जनरली गर्मी ज्यादा होती है। इसलिए इस चीज को वहां पर, यानी राजस्थान जैसे राज्य में, लोग सदियों से फॉलो कर रहे हैं। और हमारे यहां भी इतने सारे रीजन्स हैं जहां पर गोबर के उपले मिट्टी और कंक्रीट घरों के बाहर लगाए ही इसलिए जाते थे ताकि अंदर का टेम्परेचर ठंडा रहे। गोरों को अब पता चल रहा है, बताइए। पेरिस में लोग गर्मी से बचने के लिए वहां के पॉपुलर आइकिया फर्नीचर स्टोर के शोरूम में रेफ्यूज ले रहे हैं। चूंकि यूरोप के ज्यादातर घरों में एसी नहीं होते, लोग इस बड़े एयर कंडीशनर स्टोर के अंदर जाकर वहां डिस्प्ले पर रखे गए बेड, सोफों और आराम कुर्सियों पर घंटों सोकर या बैठकर अपनी दोपहर काट रहे हैं। जर्मनी में भीषण गर्मी के कारण जो डामर की सड़कें वो पिघल रही हैं और हाईवे की मोटरवे पट्टियां टूटकर ऊपर की तरफ उठ रही हैं। इससे निपटने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने सर्दियों में सड़क से बर्फ पिघलाने वाले सॉल्ट ट्रकों को काम पर लगाया है, जो अब बर्फ की जगह सड़कों पर लगातार पानी का
का छिड़काव कर रहे हैं ताकि डामर को पिघलने से बचाया जा सके। सोचिए अगर हमारे देश में ऐसा कुछ हो गया होता तो यहाँ के कुछ लोग यही कहते कि देखो मोदी ने सारा अंबानी अडानी को बेच दिया है ना, इसीलिए ये सारी सड़कें उखड़ रही हैं और ये इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो रहा है। बताइए, एम्स्टर्डम और पेरिस जैसे शहरों में लोग अपने घरों की खिड़कियों के शीशों के बाहर की तरफ एल्यूमिनियम वाले चमकीले सर्वाइवल ब्लैंकेट और भारी कंबल टांग रहे हैं। पेरिस एडमिनिस्ट्रेशन ने भीषण गर्मी के दौरान पब्लिक प्लेसेस और पार्कों में शराब पीने पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है कि शराब पीने से शरीर तेजी से डिहाइड्रेट होता है और लोग मदहोश होकर गर्मी का अंदाजा नहीं लगा पाते, जिससे हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, तबीयत खराब भी हो सकती है और लोगों की मौत भी हो सकती है। इटली के बायो पार्कों, चिड़ियाघरों में जिराफ, बंदरों और भालू जैसे जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए तरबूज, सेब और अन्य फलों को पानी के साथ मिलाकर बड़े बड़े बर्फ की सिल्लियों में जमा दिया गया है। पेरिस ने पूरे शहर में 1400 से अधिक कूलिंग आइलैंड्स का एक डिजिटल मैप तैयार किया है। इसमें शहर के हिस्टोरिक चर्च जो पत्थरों के कारण ठंडे रहते हैं, अंडरग्राउंड म्यूजियम और घने पेड़ों वाले हिस्से शामिल हैं। लोग मोबाइल ऐप देखकर अपने सबसे नजदीकी ठंडे द्वीप की तरफ भाग रहे हैं। नीदरलैंड में भी कई जगहों पर पब्लिक बस स्टॉप की छतों को छोटे छोटे बगीचों में बदल दिया गया है। ये पौधे न सिर्फ बारिश का पानी रोकते हैं बल्कि कंक्रीट के बस शेल्टर के टेम्परेचर को नॉर्मल से कई डिग्री कम रखते हैं ताकि बस का इंतजार कर रहे यात्री झुलसने से बच सके। बार्सिलोना स्पेन के अंडरग्राउंड मेट्रो नेटवर्क में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्मार्ट वेंटिलेशन सिस्टम लगाया गया है। यह सिस्टम स्टेशन पर भीड़ और बाहर के टेम्परेचर को भांपकर हवा के प्रेशर और कूलिंग को अपने आप इस तरह एडजस्ट करता है जिससे स्टेशन का टेम्परेचर तुरंत थोड़ा गिर जाता है। वैसे पेरिस की गर्मी से बेहाल लोगों के लिए शहर के सभी बड़े पार्कों को रात भर के लिए भी खोल दिया गया ताकि लोग रात की ठंडी हवा में सो सके। इसके अलावा हिस्टोरिक कैनाल सेंट मार्टिन को एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑफिशियल तौर पर स्विमिंग पूल डिक्लेयर कर दिया है जहां लोग दिन भर पानी में डूबे रहते हैं। लेकिन इसके बाद भी फ्रांस में अभी तक हीट वेव की वजह से 106 लोग और पूरे यूरोप में 500 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। अब कई सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है, इतनी गर्मी अचानक यूरोप में क्यों पड़ रही है। दरअसल इस बार की गर्मी ने साइंटिस्ट और दुनिया को दो वजहों से हैरान किया है, परेशान किया है। जून का महीना ऐतिहासिक रूप से यूरोप में सबसे गर्म नहीं माना जाता, वहां असली गर्मी जुलाई अगस्त में आती है, लेकिन जून के महीने में ही 44.3 डिग्री तापमान देखना किसी बुरे सपने जैसा है। वहीं ट्रॉपिकल नाइट्स यानी कि रात का तापमान भी 26 डिग्री से नीचे नहीं गिर रहा। यूरोप के घरों में आमतौर पर हीटर होते हैं, इसलिए रात में भी घरों के अंदर लोग तप रहे हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि इंसानी एक्टिविटीज के बिना जून में ऐसी गर्मी पड़ना असंभव था। वैज्ञानिकों के अनुसार, जी हां, मौसम वैज्ञानिक जो है उनके अनुसार इसके पीछे दो कारण है, हीट डोम और सदर्न फ्लो इसका सबसे पहला कारण है। अफ्रीका और स्पेन की तरफ से गर्म हवाओं का एक हाई प्रेशर सिस्टम यूरोप के ऊपर आकर ठहर गया है। ये हीट डोम गर्म हवा को बाहर नहीं निकलने दे रहा है और उसे नीचे की तरफ दबा रहा है, जिससे हवा लगातार और गर्म होती जा रही है। दूसरा बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज, जहां ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण यूरोप का बेस लाइन मौसम बदल चुका है। अब जब भी वहां नॉर्मल गर्मी की हवाएं चलती हैं तो वे ग्लोबल वार्मिंग के कारण 3 से 4 गुना ज्यादा खतरनाक और जानलेवा रूप ले लेती हैं। पर दोस्तों मैं क्या ही कहूं, यूरोप को वही मिल रहा है जो उसने सैकड़ों सालों से बाकी दुनिया को दिया है? क्या बात कर रहे हैं? आज जब हम ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो अक्सर उंगलियां चीन या अमेरिका की तरफ उठती हैं, लेकिन ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो अर्थ के एटमॉस्फेयर को इस भट्टी में झोंकने की शुरुआत और सबसे बड़ा रोल यूरोप का ही तो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की असली कहानी 18वीं सदी के अंत में ब्रिटेन और यूरोप से शुरू हुई। यूरोप ने ही दुनिया को कोयला जलाकर भाप के इंजन और मशीनें चलाना सिखाया। जब बाकी दुनिया ट्रेडिशनल और नेचुरल तरीकों से जी रही थी, तब यूरोप की फैक्ट्रियां, ट्रेनें और जहाज 24 घंटे आसमान में कार्बन डाइऑक्साइड उगल रहे थे। आज हवा में मौजूद कार्बन का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसी दौर की तो देन है। क्लाइमेट साइंस का एक सीधा नियम है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में सैकड़ों सालों तक टिकी रहती है। इसलिए आज कौन सा देश कितना पोल्यूशन कर रहा है उससे ज्यादा जरूरी यह है कि इतिहास में सबसे ज्यादा पोल्यूशन किसने किया है। इसको ही क्यूमुलेटिव एमिशन बोलते हैं। अगर हम साल 1751 से लेकर अब तक के टोटल ग्लोबल कार्बन एमिशन रिकॉर्ड्स को देखने जाएं और उसका हिसाब लगाएं तो अकेले यूरोप ने दुनिया भर का लगभग 22 से 25% कार्बन एमिशन किया है। यह हिस्सेदारी पूरे अफ्रीकी महाद्वीप और लैटिन अमेरिका के टोटल हिस्टोरिक एमिशन से कई गुना ज्यादा बढ़ी है। यूरोप के देशों जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल और डच ने दुनिया के एक बड़े हिस्से पर राज किया। अपने इस कॉलोनियल काल के दौरान उन्होंने न सिर्फ अपने जंगलों को साफ किया बल्कि एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के बड़े नेचुरल जंगलों को भी काटा। जहाजों को बनाने, रेलवे लाइन बिछाने, कैश क्रॉप्स की खेती के लिए करोड़ों पेड़ों को काटा गया। पेड़ धरती के कार्बन सिंक्स होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं। यूरोप ने इन सिंक्स को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। यूरोप ने दुनिया को एक ऐसा इकोनॉमिक मॉडल दिया जो मास कंजम्पशन पर बेस्ड था। बड़ी गाड़ियां, कंक्रीट के शहर, प्लास्टिक का अंधाधुंध इस्तेमाल और फॉसिल फ्यूल पर टिकी सुख सुविधाओं को ही तरक्की का पैमाना मान लिया गया जो पूरे यूरोप ने पूरी दुनिया को दिखाया। आज पूरी दुनिया उसी यूरोपीय और पश्चिमी मॉडल की नकल कर रही है जिससे ग्लोबल एमिशन लगातार बढ़ता जा रहा है। पर आयरनी देखिए, इतिहास में सबसे ज्यादा पोल्यूशन फैलाने वाले यूरोप ने खुद को ठंडे मौसम के हिसाब से ढाला था, लेकिन आज नेचर का साइकिल ऐसा घुमा है, चक्का ऐसा घुमा है, पहिया ऐसा घुमा है कि वही हिस्टोरिक कार्बन एमिशन हीट डोम बनकर यूरोप के ऊपर बैठ गया है और उनके पास इस गर्मी से बचने के लिए कोई बुनियादी ढांचा तक नहीं है।
दोस्तों ज्यादा पीछे नहीं जाते, बस 10 सालों की बात करते हैं। साल 2016 से 26 के बीच धरती ने कई ऐसी वार्निंग्स दी हैं जिसे ह्यूमन रेस ने ठुकराया है। अंटार्कटिका के थ्वाइट्स ग्लेशियर को डूम्सडे ग्लेशियर कहा जाता है क्योंकि ये ब्रिटेन के आकार जितना बड़ा है। वैज्ञानिकों का मानना था कि इतने बड़े ग्लेशियर को पूरी तरह से पिघलने में कई सदियां लगेंगी। पिछले कुछ सालों में सैटेलाइट और अंडर वाटर रोबोट्स ने जो देखा उसने दुनिया को डरा दिया। समुद्र का गर्म पानी इस ग्लेशियर के नीचे दरारें बनाकर इसे अंदर से खोखला कर रहा है। साइंटिस्ट ने वार्निंग दी है कि यह ग्लेशियर अब किसी भी समय टूटकर समुद्र में गिर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ग्लोबल सी लेवल आधा मीटर यानी लगभग 2 फीट तक बढ़ जाएगा, जिससे मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन और वेनिस जैसे दुनिया के दर्जनों बड़े कोस्टल शहर डूब सकते हैं। यह एक ऐसा सर्वनाश है जो हमारी सोच से 100 गुना तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा अमेज़न के जंगलों को सदियों से लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है। उनका काम था इंसानों द्वारा फैलाए गए प्रदूषण और कार्बन डाइऑक्साइड को सोखना और दुनिया को 20% ऑक्सीजन देना। यह माना जाता था कि ये घने गीले जंगल हमेशा धरती को बचाए रखेंगे। अंधाधुंध कटाई, जंगलों में लगाई जा रही आग और ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये जंगलों का एक बड़ा हिस्सा अब सूख रहा है। यूरोप की राइन, पो और लोआर जैसी नदियां वहां की इकोनॉमी और लाइफस्टाइल का हिस्सा हैं। इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि ये नदियां पूरी तरह सूख जाएं या इतनी कम हो जाएं कि उनमें जहाज चलना बंद हो जाए। पिछले कुछ सालों की गर्मियों में इन नदियों का वाटर लेवल इतना गिर गया कि सदियों पहले पानी में डूबे हंगर स्टोन्स बाहर निकल आए। इन पत्थरों पर पुराने जमाने के लोगों ने नक्काशी करके लिखा था कि अगर तुम मुझे देख पा रहे हो तो रोना शुरू कर दो। यानी कि मामला कितना नीचे जा चुका है। ये सदियों पहले वहां के लोगों ने ये प्रेडिक्ट भी किया था और लिख दिया था। इटली की पो नदी इतनी सूख गई है कि उसका बहाव खत्म हो गया है। नतीजा ये हुआ कि एड्रियाटिक समुद्र का खारा पानी उल्टी दिशा में नदी के मुहाने के भीतर 30 किलोमीटर तक घुस गया। नदी में समुद्र का बहना और फसलों का खारे पानी से तबाह होना एक ऐसी घटना है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। देखिए दोस्तों, नेचर हमको लगातार वार्निंग दे रही है। भारत ने हमेशा उसकी जरूरत और इंपॉर्टेंस को समझा था। आज यूरोप भी उसे समझने लगा और समझना पड़ेगा, वरना ऐसी हालत इनकी खराब हुई है कि आगे और खराब हो सकती है। डर बस इस बात का है कि इस बार मदर नेचर कहीं इतने सालों का गुस्सा ऐसे ना निकाले कि यूरोप के साथ साथ और भी देशों को मार झेलनी पड़े। आपको क्या लगता है इसका सोल्यूशन क्या है? कमेंट करके जरूर बताना। बाकी एक ऐसे मिशन, एक ऐसे कैंपेन के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा जो कई सालों से चल रहा है। नाम है कावेरी कॉलिंग। जैसे हमने बात किया ग्लोबल वार्मिंग के चलते और कई मानवीय कारणों के चलते दुनिया भर की जो नदियां सूख रही हैं, कावेरी नदी का सूखना भी एक ऐसी ही ट्रेजेडी है। लेकिन ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जी ने इस मिशन को शुरू किया कई सालों पहले और आज भी उनके वॉलंटियर्स इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। कावेरी को फिर से उसकी ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए मिशन लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है। ईशा फाउंडेशन के वॉलंटियर्स लगातार इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए यात्रा कर रहे हैं, कैंपेन्स कर रहे हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं। बाकी कावेरी कॉलिंग के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं, इस कैंपेन से जुड़ना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप भी इस कैंपेन का हिस्सा बन सकते हैं और कावेरी को बचाने में अपना योगदान दे सकते हैं। बाकी ये वीडियो अपने दोस्तों और अपने रिलेटिव से जरूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद। इसका असर जो है हम तीनों पे नजर आ रहा है। हम फील कर रहे हैं भाई इस चीज़ को। बहुत पहले एक सर्वे के मुताबिक कहा गया था कि ओजोन लेयर जो है वो डिस्टर्ब हुई पड़ी है और लोगों ने कहा ये क्या बकवासियात है, मतलब ये क्या है। इस दफा पता है वो अल नीनो का भी जो है वो कह रहे हाँ। थे, अल नीनो वो तो वेव जो है, उसकी हीट वजह वेव, से जो है वो हीट बढ़ेगी, बारिशें कम होंगी, तो बहुत सारी चीजें थी। वो चीजें भाई उसका भी लोगों असर ने है थोड़ा। कह लें कि जिस तरह का अनुभव किया है पास में, उन्हें लगा कि सेम मौसम जो है अभी भी वैसे ही होंगे। जो बारिशें मानसून की आती हैं वो भाई सेम डेट के ऊपर ही होंगी। बहुत सारा काम चेंज हुआ। मैंने जो नोटिस किया वो यही था कि भाई कुछ जगहों पे जहाँ पे सर्दी पड़ रही थी वहाँ पे गर्मी होना शुरू हो गई। गर्मी का दौरा ज़्यादा हो गया। टाइम लिमिट जो है वो बढ़ती जा रही है। कहीं जहाँ पे मतलब गर्मी रहती थी वहाँ पे सर्दी का बढ़ना शुरू हो गया। कुछ जगहों पे उल्टा हो गया, जहाँ पे वो जनाब सर्दी थी और सर्दी होना शुरू हो गई। गर्मी है तो और टेम्परेचर ऊपर जा रहा है। तो मतलब वो भाई ओजोन लेयर की वजह से क्लाइमेट चेंज हुए दुनिया के। भाई पानी कम होना शुरू हो गया, दरख्त की कटाई। इन्होंने सारा वो मेंशन किया कि हम किस तरह जो है, इंसान किस तरह जो है इस चीज़ को तबाह कर रहा है, धरती को ख़राब कर रहे हैं। वो उन्होंने तबाही की तरफ जा रहे हैं वो तो भाई अपना वो देखी नहीं थी कल की अवतार मूवी, उसमें पता है वो दिखा रहे थे कि सारा पानी सूखा हुआ है, बंजर हो चुका है हर तरफ। बिल्कुल वो उसमें मूवी में वो सीन वाक़ई था। और तो वो ये सारा कुछ देख के तो लगता है ना कि उसी तरफ जा रही है। वो बहुत सारी मूवीज़ में भी दिखाया गया है, बहुत सारी जगहों के ऊपर वीडियोज़ भी हैं और उसमें दिखाया जाता है कि पानी के लिए आने वाले वक़्त में जंग जो है वो शुरू हो जाएगी, तो पानी नहीं होगा। और भाई देख के लगता है अब कि वो चीज़ें जो हैं वो होने जा रही पहले हैं। सुनने में आता था कुछ साल पहले ना कहते थे कि अब जो तीसरी जंग अजीम होगी
थर्ड वर्ल्ड वार होगी वो पानियों पे होगी जी। हम्म, तो पानियों पे उस वक्त हम सोचते थे कि पानियों पे कैसे हो, पानी तो मतलब वापस पानी में निकला है। लड़ेंगे, मतलब वो पता है सवाल ऐसे ऐसे लोग करते थे फिर। तो अभी नजर आ रहा है ना। हाँ, इटली की वो बड़ी मेन नदी है वो सूख गई है, दो और उससे कई नदी हैं। कितनी फसलें उनकी तबाह बर्बाद हुई हैं, तो फर्क तो पड़ता है ना। खाली यूरोप की नहीं, अभी अपना हिसाब लगा लें भाई, 4-5 दिन हो गए हैं यहाँ पे इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है कि हमें भी बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। तो खैर 1-2 दिन बाद बारिशों का बताया हुआ है, लेकिन 1-2 दिन अभी और बर्दाश्त करनी है, तो करनी है, हौसला रखें। तो बहरहाल वीडियो भी बस अब इसी यही वजह से थोड़ी कम आ रही है, क्योंकि गर्मी की वजह से थोड़ा सा जो है वो आप जिस कुछ जिस लोग जगह पे कहेंगे हम बैठे हुए हैं ना एसी यहाँ पे लगा ले। एसी, भाई वही बात कि एसी लगाने के लिए भी पैसे चाहिए और फिर एसी चलाने के लिए भी पैसे चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में बिजली इतनी महंगी है, एसी तो लगवा लेंगे लेकिन बाद का खर्चा कौन उठाएगा, इतने तो मैं यूट्यूब से नहीं आता, इतना बिल आ जाएगा हमें। तो हाँ, ये फिर है कि बिजली एक की महीना एसी कौन यूज सा कर आती लो, है। एक महीना एसी यूज कर लो, उसके बाद उतार एक के महीना भेज नहीं ना दो, करना, बिल पे कर दो। अगला महीने बिजली जो का भी है तो कोई अब एतबार नहीं है ना, जब दिल करता है चली जाती है। अगला महीना मूनसून का है, ठीक है, तो उसमें जो है जो हबस होनी है, उस वक्त भी ज्यादा जरूरत नहीं है, 1 महीना नहीं 3 महीने यूज करना पड़ता है फिर। 3 महीने यूज तो तब करेंगे ना जब बिजली होगी, यहाँ पे बिजली जो है वो टिक ही नहीं रही। बिजली का सिस्टम जो है ना ये पुराना है ना, मैंने पहले भी 1-2 दफा जिक्र किया है कि जब गर्मी पड़ती है तो लोड जो है वो लोगों का, मतलब एसी ऑन, पता नहीं क्या क्या ऑन, जहाँ पे एक पंखा होता है वहां पे दो दो पंखे होते हैं, साथ एयर कूलर होता है, ऊपर छत वाला पंखा होता है, एसी ऑन होते हैं, साथ पंखा ऑन किया होता है, तो ये लोड इतना बढ़ जाता है कि दिन को इतनी बिजली नहीं जाती, मतलब दिन के टाइम क्यों, क्योंकि सोलर ज्यादा लगे हुए हैं यहाँ पे लोगों के। तो जब रात हो जाती है ना शाम के बाद, उस वक्त सारा लोड जो है वो इन तारों पे पड़ जाता है। ये तारें हैं पुरानी लगी हुई, सारा सिस्टम पुराना लगा हुआ है, वो इस तरह इस हिसाब का लोड बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो इसलिए लोड शेडिंग करनी पड़ती है उनको। और दूसरा अगर नहीं करेंगे तो रात वाला हाल जो हुआ था कि ना पीछे याद से जो करवा। है वो स्टेशन से जो है वो खराब हो गई। तो बस फिर रात को जरीली हुए हैं, हम तीनों में से किसी की पूरी नहीं है, तो जिस वजह से जो है वो ये इसलिए तो जब थोड़ा सा मतलब मौसम ठीक होता है तो बिजली नहीं जाती, इतनी लोड शेडिंग नहीं होती। वो तो कभी कभी खराब हो गई हो तो फिर जो है वो चली जाती है। हमारे जो मोहल्ले का ट्रांसफार्मर है उसकी डीएं उड़ गई हैं रात को, तो उसके बाद चार, मतलब कि उसके बाद 2 घंटे बाद पूरे मुल्क की ही उड़ गई, मतलब पूरे मुल्क की नहीं, इस पूरे एरिया की उड़ गई है मेन से पीछे। हद हो तो गई। ये इतनी गर्मी पड़ रही है जिसकी वजह से इतना लोड पड़ रहा है, तो अच्छा, बर्दाश्त नहीं कर पा रही। बारिशें हुई हैं, ये नहीं है कि बारिशें नहीं हुई, और हुई हैं, लेकिन वो क्लाइमेट जो कहते थे ना कि मरी में भाई और नारायण का गांव और इस एरिया में दरख्त जो हैं वो काफ़ी हैं, हरियाली है, पहाड़ी इलाके हैं, और यहाँ पे हर चीज़ आपको मिलेगी। वहाँ पे मौसम जो है, टेम्परेचर जो है कह लें कि 10% नीचे रहता है, मतलब 10 पॉइंट जो है वो नीचे रहेगा। तो वो रहता भी है, लेकिन नाउ ऑन वो भी गर्म होना शुरू हो गए हैं। उनमें भी देखा जाता है कि बहुत सारे दिन ऐसे आते हैं कि जिसमें शदीद गर्मी पड़ती है। क्यों? क्योंकि नाजायज़ किस्म के जो है कह लें कि इलीगल तरीके से दरख्त काटे जा रहे हैं और उनको दोबारा लगाया भी नहीं जा रहा। अब मैंने जो खबर सुनी थी वो इसमें ये था कि यार यूरोप में गर्मी पड़ रही है और ये हुआ है, तो इंग्लैंड में जब पड़ी है ना गर्मी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिल वक्त एसी जो है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप जो है रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जो है दरख्त लगाने की कोशिश करें। यकीन अभी से करें, कोशिश। हर बंदा, अगर हर बंदा एक दरख्त भी लगाए और उसकी हिफाजत करे शुरू में, एक दरख्त भी, हर बंदा, पूरे मुल्क में कितने दरख्त होंगे फिर, हिसाब लगा ले। वही ना, अब देखने में आता है कि आंधी आती है, तूफान जैसे अमेरिका में आते हैं, टोर्नेडो आते हैं बड़े बड़े, और वो खौफनाक किस्म के होते हैं, घर के घर उखाड़ देते हैं। दरख्त उसमें तो कोई चीज़ नहीं है। दरख्त इतने सालों बाद जो है वो बड़ा होता है, और एक आंधी आती है और उससे वो गिर जाता है। क्लाइमेट में कितना चेंज आता है भाई। तो ये आप जो है अंदाज़ा नहीं लगा, आपको लगता है एक दरख्त गिर गया है या आपके सेन में लगा हुआ, आप उसमें गिरा देते हैं, वो बाइक कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसे सोख करता है, उसे खींचता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है,
उसका काम है यहाँ पे नेचर। हर चीज़ जो है एक दूसरे से जुड़ी, एक भी बीच में कट ऑफ होगा ना, पूरा निज़ाम डिस्टर्ब हो जाएगा। अब पानी जो है वो ना होने के बराबर, वो नदियाँ जो कह लें कि बिल्कुल जल थल थी, जिनमें शिप चल रही थी बड़ी बड़ी, और कह लें कि नज़र आती थी कि ठीक ठाक भरी हुई हैं और पानी का दबाव है वहाँ पे खुश्की नज़र आ रही है। देख के खौफ आता है कि यार पानी जो है वो धरती से कम होता जा रहा है। और वो उन्होंने अंटार्कटिका का जिक्र किया, वहाँ पे ग्लेशियर जो है वो पिघलना शुरू। यहाँ पे पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरिया के जो ग्लेशियर्स हैं, वो पेशन गोई कर दी गई है कि अगर 2 या 3 दिन और गर्मी पड़ती है वहाँ पे, वो नॉर्दर्न एरिया है, वहाँ पे गर्मी पड़ती है तो वो पिघल जाएंगे। अगर वो पिघलेंगे तो पता नहीं कितने सालों का रिकॉर्ड टूटेगा कि नहीं, वो। आज पेशन गोई ये भी हुई है कि आज बादशाह उधर शुरू हुए। इंडिया में तो सुना था मैंने, हम्म। क्योंकि वो मानसून का जो है वो शुरू हो चुका, लैंड प्री स्लाइडिंग भी हो रही मानसून है। प्री बिल्कुल। मानसून जो है वो पाकिस्तान में भी शुरू होने वाला है। नॉर्दर्न एरिया से आज से शुरू हो जाएगा। खुदा करे यार ये सिचुएशन जो है वो कंट्रोल हो, क्योंकि यहाँ पे वीडियो में जो दिखाया गया भाई उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि वो कह रहे हैं ना कि चमड़ी का फर्क है। हम्म। हम लोग जो हैं एशियन जो हैं वो इस चीज़ को सह सकते हैं। हमने अब कह लें कि ऑलमोस्ट जो है ये वही 50। हिसाब लगा एशिया लेना। में जो इलाके हमारे ठंडे हैं उनको अगर इधर आना पड़ जाए तो उन बेचारों की ऐसी की तैसी हो जाती है। वो हाँ, जिस्म उनके मुश्किल में हाँ, हैं। उस उनके हिसाब से मुश्किल हो मौसम के जाती है। मुश्किल हिसाब है से वो हैं। उनका रहना बहुत मुश्किल होता है। आप इस तरह से हिसाब लगा लेना, एक बंदा है जो हर वक्त वो रूढ़ी से जो है वो कागज उठाता है, ढेर से गंदगी के ढेर से, मतलब कि कागज कत्ते बोतलें मतलब इकट्ठा करता रहता है, फिरता रहता है, घूमता रहता है। वहां पे उसको कोई बीमारी नहीं लगती, ठीक ठाक रहता है वो। हम्म। ठीक है। लेकिन दूसरी साइड पे जो बंदा एक बहुत मतलब के हाइजीनिक हो और साफ सुथरा रहता हो, वो अगर कोई एक तो मतलब थोड़ा टाइम जो है वो उस रूढ़ियों के चक्कर लगा ले तो वो तो शाम को बीमार हो जाएगा। और उससे तरह तरह की बीमारियां लग ठीक जाती है, बीमार हो जाएगा वो तो। यही चीज है ना, जिस्म जो होता है ना वो जाहिर है उस चीज में डल जाता है, ये कुदरती निजाम है। हैं। उनका जेनेटिक भी है। ज्यादातर जो है वो डल जाता है। लेकिन वो यूरोप वाले भाई वो तो सर्दी के मतलब ज्यादा जो है वो सर्दी में डला हुआ है वो उनका। कहते हैं कि तो अगर पतली चमड़ी वाले हैं जनाब वो। हाँ, वो वाइट जितनी मतलब कि ब्लैक होगी उतना वो गर्मी बर्दाश्त करने की होती है। तो इसलिए जहाँ पे ज्यादा गर्मी होती है वहां पे चमड़ी जो है वो उस हिसाब से फिर होती है। तो ये कुदरती सिस्टम होता है। तो जाहिर है वहां पे अब गर्मी पड़ी है जो कि नहीं पहले इतनी पड़ी। तो वहां पे जो है वो बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। ऊपर से वाकई गर्मी पड़ रही है, रोडें पिघल रही हैं उनकी, बोर्ड जो है वो पिघल रहे हैं। हाँ, साहब असल में बहुत उनका कोल्ड सारा हो गया है। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मौसमियाती जो कहने का माहौल है उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने बनाया था। सर्दियों के जाहिर सी हिसाब से बात है वो उन्होंने ठंडे बनवाया थे ना। हुआ है, सर्दियों से हम्म। बारिशों के हिसाब से उन्होंने उस हिसाब से बनाया हुआ है। उन्होंने गर्मी के हिसाब से जो है वो ज़ाहिर है तैयारी नहीं की हुई। ये वही हिसाब हो गया स्पेन का अरब कह रहे ममालिक हैं वाला। कि 80 साल बाद जो है 80 वो साल हुआ। इतनी 80 साल बाद मैंने कहा है, 80 साल नहीं 23 कहा। साल बाद। ये बात जी। बोला है कि ना, 80 80 साल साल बाद। बाद ये जो है वो एक कह लें कि पहले गर्मी इतनी पड़ी थी और ये रिकॉर्ड जो है वो दोबारा से टूटा है और बहुत सारे लोग बेचारे जो हैं उनकी मृत्यु भी हुई है तो ये गलत। लेकिन क्या करें, ज़ाहिर सी बात है जो फसल का बीज बोया अब काटेंगे भी वही। यूरोपियन जिस तरह से करते रहे आज उनको भी ज़ाहिर सी बात है इस मौसमी तब्दीली का हमेयाजा भोगना पड़ रहा है जिसमें पूरी दुनिया पिस रही है। लेकिन यूरोपियन जो है ना उनका ज़्यादा योगदान है। जिस तरह से इन्होंने कोयले के ऊपर वो सारी चीज़ें जो हैं वो चलाने की कोशिश की, ट्रेन्स जो हैं, फैक्ट्रियाँ जो हैं, ज़ाहिर-सी बात है उसमें हीट वेव में इज़ाफ़ा होना था। मौसमियाती जो चीज़ें हैं उसको इंडिया ने सही समझा है। अब इंडिया की पूरी कोशिश है कि अपने मौसम को कंट्रोल करना और जितना भी आलूदा माहौल करने वाली चीज़ें हैं, उनसे बचने की कोशिश की जा रही है। ज़्यादातर चीज़ों को इलेक्ट्रिकल किया जा रहा है ताकि माहौल जो है वो साफ़ हो और जो हीट वेव है, उसकी जो मिकदार है, वो थोड़ी कम हो जाए। पाकिस्तान का भी कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में टॉप फ़हरिस्तों में नाम होगा पाकिस्तान का। सबसे ज़्यादा जो गर्मी है वो पाकिस्तान में हुआ करेगी क्योंकि इसके सबसे बड़ा कारण ये है कि बहुत बड़ी संख्या में दरख्त जो है ना वो काटे गए हैं। हमारे लोग जो हैं उनको भी इतनी समझ ही नहीं है, वो जानते ही नहीं है कि दरख्त जो है उसका वैल्यू क्या है। तो अब अगर किसी सादे बंदे से कहें कि इसका बड़ा फ़ायदा है जी ये
कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑब्जर्व करता है और ऑक्सीजन जो है वो छोड़ता है, और इंसान के लिए ऑक्सीजन जो है वो ज़रूरी है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नुकसान देती है। किस तरह से बंदा एक्सप्लेन करेगा किसी को? अब हर किसी को तो नहीं समझाया जा सकता। बस ये है कि सरकार की तरफ से जो योजनाएँ आई थी, उनकी भी हिफाज़त नहीं की गई। सरकार ने दरख्त जो हैं वो लगाने के लिए बहुत सारी ये स्कीम यहाँ भी। पे जो महकमा जंगलात जो बना हुआ है वो तो नाम का बना हुआ है, उसका हाँ, काम है कि महकमा जंगलात का काम क्या है, खाली काटना। हाँ, बिल्कुल, ऐसे ही लगाना भी करते हैं, उनका हाँ। काम है, खाली फ्री की जो है वो तनख्वाहें लेके बैठ जाते हैं, तो उनका काम है भाई इन चीज़ों की, नेचर की हिफाज़त करना। महकमा बना ही इसीलिए होता है। ये तो नेचर वाइज तो जो मोहब्बत करता हो उसके लिए है। हाँ, इंडिया में जो है वो यकीन करें काफ़ी इस चीज़ को प्रमोट किया जाता है कि दरख्त लगाएँ। हाँ, अब पाकिस्तान में भी किया जाता है, ये नहीं कि पाकिस्तान में नहीं किया जाता। पाकिस्तान में भी पहले से मतलब कि लगे हैं, लेकिन उनको बढ़ने में भाई टाइम लगेगा। जो पुराने दरख्त है, वो पता नहीं कितने सालों से हैं, तो फ़र्क यहाँ तो पड़ता है ना जब वो उनको काट दिया गया है यहाँ तो। पे रोड हाँ, बनी है तो वो जो जहाँ से इससे तो गुजरते थे कितनी वो ठंड पुराने होती थी। हमारे बुजुर्ग लोग जो हाँ, है ना लेकिन बड़े। ये है कि साथ और हमारे रोड के आस-पास जो है वो लगे भी हैं दरख्त, और उम्मीद है कि कुछ सालों बाद जो है वो बड़े हो जाएंगे, चले अगली नस्ल को जो है फ़ायदा देंगे। ये तो नहीं है ना कि लगाए ही नहीं है, कम से कम लगाए तो हैं ना। इससे तो पहले जो हमारी कह लें कि पुराने बुजुर्ग लोग थे, वो इस चीज़ को बड़ी वैल्यू देते थे। वो दरख्त घरों पे लाज़मी लगाते थे। अब मैंने हवेली बनाई है तो मैंने अपनी तरफ से 5-6 दरख्त लगाए हुए, तो काफ़ी सुकून है। उन उसका बड़ी सहूलत होती है। जब बिजली चली जाती है तो काफ़ी सारा जो है वो फ़ायदा होता है। और ये चीज़ें अगर हर बंदा करे ना अपने-अपने हिस्से के 2-2 3-3 या 1-1 ही दरख्त लगाना शुरू कर दे, तो माहौल जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो सकता है। बहरहाल जी होप सो कि मौसम जो है वो बेहतर हो और ये अभी इतने सालों बाद वो हीट वेव जो है वो टच की है, तो होप सो कि आने वाले वक़्त में ये मसला जो है रिज़ॉल्व हो, ये वाली सिचुएशन में देखने को मिले। और होप सो प्रेयर करें यहाँ पे कि बारिश हो जाए और मौसम ठीक हो जाए। आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। फिर जो वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।